तमाम दावों के बावजूद एक बार फिर से इस बार भी दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं वो गैस चैम्बर में तब्दील हो गए हैं। सांस लेना भी डिफिकल्ट हो रहा है और विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। बहुत बातें बोली गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, कि हमने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, बहुत कमेटीज इस्टेब्लिश की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का जो फेज 3 है वो इंप्लीमेंट हो चुका है। प्राइमरी स्कूल की छुट्टियां कर दी गई हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। इसके अलावा इवन फायर क्रैकर्स के सेल और मैन्युफैक्चर पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, ये तो सिम्टम्स को एड्रेस करने वाली बात हुई, जो रूट काज हैं उसको क्यों नहीं एड्रेस कर पा रही है सरकार इतने समय के बावजूद। स्टबल बर्निंग होती है, व्हीकल से एमिशन निकलता है। वैसे सुपर पावर बनने की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हेल्थ से बढ़ के तो देखो क्या ही हो सकता है। जनता की हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज होना ये तो सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप अपनी राय रखिए कमेंट बॉक्स में। सरकार कहती है हमने स्टेप्स उठाए हैं, दिखाने के लिए उठाए भी हैं, लेकिन कहाँ कमी रह गई? क्या विल पावर की कमी है या फिर स्टबल बर्निंग का इशू ऐसा इशू है जिसे सोल्व ही नहीं किया जा सकता? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 6th सेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस को अभी असेस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस रही है इस बॉडी की। लेकिन थोड़े से बेसिक्स कंटेक्स्ट ये है, अभी 6th सेशन हुआ इस बॉडी का न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में। इस 6th सेशन में ये डिसाइड किया गया सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है ना, उसे 10% से इंक्रीज करके 35% किया जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं वायबिलिटी गैप फंडिंग का जल्दी से। वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार के द्वारा उन प्रोजेक्ट्स के लिए दी जाती है जो इकोनॉमिकली जस्टिफाइड हैं बट फाइनेंशियली वायबल नहीं है। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए रूरल एरिया में कोई रोड बनानी है, प्राइवेट कंपनी को उस रोड को बनाने में खर्चा आएगा 100 करोड़ रुपए, बट रेवेन्यू मिलेगा टोल लगा के वहां से सिर्फ 90 करोड़ रुपए। लेकिन रोड बन जाती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे ज्यादा आएंगी, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट आएगी, बट प्राइवेट कंपनी बनाएगी नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को पता है 100 करोड़ रुपए लगेंगे रोड बनाने में और रेवेन्यू मिलेगा सिर्फ 90 करोड़। तो ऐसी सिचुएशन में चूंकि सरकार को पता है कि प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है, डेवलपमेंट आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, तो सरकार ने इस प्रोजेक्ट को थोड़ा वायबल बना देगी। सरकार बोलेगी उस प्राइवेट कंपनी को कि आप 80 करोड़ लगाइए, 20 करोड़ हम लगाएंगे हमारी तरफ से, और रेवेन्यू मिलेगा 90 करोड़ वो आप ही रखिए। तो प्रोजेक्ट अब प्राइवेट कंपनी के लिए ना वायबल हो गया। 10 करोड़ का अब प्रॉफिट होगा क्योंकि 20 करोड़ सरकार लगा रही है अपनी तरफ से। उसी प्रकार से ये सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि एमिशन कम होगा, जस्टिफाइड है इकोनॉमिकली ये प्रोजेक्ट जो है, इसलिए सरकार कहती है कि हम अपनी तरफ से लगाएंगे प्राइवेट कंपनीज को। अब देखो, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आप बेसिक जान लीजिए। ये जो प्रोजेक्ट है, ये अलायंस देखो 2015 में बना था, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के बाद में। शुरुआत में इस अलायंस में वो देश थे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, बट अभी तो मेंबर्स की संख्या बढ़ गई है, इवन यूएसए भी मेंबर बन गया है इस ग्रुप का। हेडक्वार्टर इस ग्रुप का यानी सेक्रेटरीट गुरुग्राम में है। आवश्यकता इसलिए महसूस हुई थी इस प्रकार का अलायंस बनाने की, क्योंकि वर्ल्ड में 80% जनता यानी कि 6 बिलियन लोग तो ऐसे देशों में रहते हैं जो अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोलियम वगैरह के इंपोर्ट पर निर्भर हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। और सोलर एनर्जी एक ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है जिससे देखो एमिशन भी बहुत कम होता है और खास करके गरीब लोगों की एनर्जी संबंधित रिक्वायरमेंट्स को बढ़िया ढंग से पूरा किया जा सकता है, क्योंकि अच्छे सोलर इक्विपमेंट्स हो तो सोलर एनर्जी को जनरेट करने में कॉस्ट काफी कम आता है। टारगेट ये है 2030 आते आते 1 टेरावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए $1 ट्रिलियन की। ये टारगेट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। फोकस एरिया क्या है? फोकस एरिया ये है, देखो, सोलर टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना,
सोलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, नए नए बिजनेस मॉडल्स लेके आना ताकि ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो, सोलर एप्लीकेशंस को प्रमोट करना, सोलर एनर्जी को डेवलप करने के लिए बढ़िया फाइनेंशियल मैकेनिज्म तैयार करवाना, विभिन्न देशों के बीच में सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन को लेके बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करवाना, ये सब फोकस एरियाज हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। 9 दिसंबर 2021 को इवन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को भी ISA में यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट किया गया है। तो ये अच्छी अच्छी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब देखो चैलेंजेस की बात करते हैं जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखो इंडिया लीड कर रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के एफर्ट्स को, लेकिन दिक्कत यह है इंडिया के पास खुद ही लिमिटेड कैपेबिलिटी है। अभी इंडिया की जो टोटल सोलर कैपेसिटी है ना, उसमें से 70% तो चाइना की सहायता से ही डेवलप हुई है, चाइनीज इक्विपमेंट्स की सहायता से। हम अभी आत्मनिर्भर नहीं हैं सोलर इक्विपमेंट्स के मामले में, हम इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, चाइना से ज़्यादातर इंपोर्ट होता है। नेक्स्ट है डाइवर्स चैलेंजेस एंड पर्सपेक्टिव्स अमंग ISA मेंबर स्टेट्स। जो ISA के मेंबर स्टेट्स हैं ना, उनके पर्सपेक्टिव काफ़ी अलग अलग हैं। जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वो कन्विंस्ड नहीं है सोलर पावर के बारे में कि ये वायबल पावर है। इसके अलावा कई देश ऐसे हैं जो अभी इंतजार कर रहे हैं कि और अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी तब हम एडोप्ट करेंगे, अभी किफ़ायती नहीं है टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना अभी महंगा है। कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे हमें सोलर पावर को लेकर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट लिमिटेड ग्लोबल सोलर कैपेसिटी। देखो शुरुआत में ये जो अलायंस बना था 121 देशों की सोलर संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बना था, लेकिन ज़्यादातर देश इसमें ना काफ़ी गरीब हैं। ज़्यादातर देश इनमें से काफ़ी गरीब हैं, उनके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो सोलर प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट कर सकें, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोई बहुत ज़बरदस्त फंडिंग नहीं दे पा रहा है उनको। नेक्स्ट चैलेंजेस इन द सोलर मार्केट ऑफ स्मॉलर कंट्रीज। अब देखो बहुत सारे गरीब और छोटे देश ऐसे हैं जहां पे ना बड़े बड़े सोलर प्लांट नहीं लग रहे हैं, बड़े बड़े सोलर प्लांट नहीं लग रहे हैं, सोलर पार्क नहीं स्टैब्लिश हो रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। अब छोटे छोटे एरिया में सोलर प्लांट लगेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी ना उन छोटे छोटे प्लांट्स में। अगर बड़ा सोलर पावर प्लांट होगा वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टर अपना पैसा लगाएंगे, तो ये एक दिक्कत है। नेक्स्ट लैंड एक्विजिशन चैलेंजेस। लैंड एक्विजिशन संबंधित प्रॉब्लम है, सोलर प्लांट लगाने के लिए लैंड चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग इटसेल्फ फ्रॉम इरीना। इरीना मतलब एक और बॉडी है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एजेंसी। ये बॉडी भी देखो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है, तो ये भी सोलर एनर्जी पे काम करती है इरीना बॉडी भी, तो रिडंडेंसी है। इरीना बॉडी से कैसे ये बॉडी अलग है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट इंडिया के रोल की बात करते हैं। इंडिया तो देखो अपनी तरफ से काफी प्रयास कर रहा है। इंडिया के पास से इस बार G20 की प्रेसिडेंसी है, तो जुलाई 2023 में इंडिया के एफर्ट्स की सहायता से ISA ने ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा इंडिया के थ्रू इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने काफ़ी सारे देशों में जैसे उगांडा में, कोमोरोस में, माली में हेल्थ केयर सेंटर्स और प्राइमरी स्कूल्स को सोलराइज किया है। इंडिया ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर कंट्रीज़ को, वहाँ पे जो सीखना चाहते हैं सोलर एनर्जी के बारे में, कैपेसिटी इंक्रीज करने के बारे में। तो ITEC ये इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसके तहत गरीब देश खास करके अफ्रीका के देशों की मदद की जाती है, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक स्कीम। तो इस स्कीम में इंडिया ने बहुत सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। कहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम में। और इंडिया ने क्या क्या किया है, हमारे देश में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है ना, एग्जिम बैंक ने ये कमिटमेंट की है कि सोलर इनिशिएटिव्स के लिए हम फंडिंग देंगे अप टू $1.4 बिलियन, मतलब लोन पे देंगे पैसा, ग्रांट नहीं है। नेक्स्ट स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने पैसा दिया है इस अलायंस का जो हेडक्वार्टर है उसको डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। रिकरिंग जो खर्चे होते हैं 5 साल के लिए उनका खर्चा इंडिया उठाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंडिया सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा वे फॉरवर्ड में अब ये आता है, सबसे पहले तो इंडिया चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करे, मेक इन इंडिया प्रोग्राम या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की सहायता से।
सोलर इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन इंडिया में ही होना चाहिए। नेक्स्ट, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इंडिया के सोलर एनर्जी से संबंधित जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इस अलायंस के मेंबर कंट्रीज में जाएं, वहां पर विभिन्न देशों की सरकारों के साथ मिलकर काम करें। नेक्स्ट, देखो हमारे देश में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं सोलर एनर्जी के मामले में, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। तो ये जो राज्य है ना, ये भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जॉइंट प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रमोटिंग सोलर इन्वेस्टमेंट समिट। देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो समय समय पे अच्छे जो प्रयास हो रहे हैं सोलर एनर्जी से संबंधित उनको प्रमोट करें। जो जिन लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं सोलर एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट्स में, यानी सोलर एम्बेसडर्स, उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाए ताकि एक इंसेंटिव रहे। कंक्लूजन में ये कहा जाता है अलायंस वैसे तो देखो अच्छा है, बट अपने जो पोटेंशियल, ट्रू पोटेंशियल है उसको अचीव अभी तक ये अलायंस नहीं कर पाया है। तो जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा, कुछ इनोवेशन लाना पड़ेगा, नई नई स्ट्रेटजीज को फॉलो करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे एलोकेट करने पड़ेंगे अगर सोलर एनर्जी को पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पाकिस्तान से अफगान रिफ्यूजीज को डिपोर्ट करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया ना 1979 में, तो उस समय काफ़ी वायलेंस हुआ। बहुत से अफगानी जान बचाने के लिए, वायलेंस से बचने के लिए पाकिस्तान में आ गए। उसके बाद से लेके अभी तक तो अफगानिस्तान में सिचुएशन खराब ही रही है। मतलब बाद में 2001 में यूएस ने इंटरवेंशन किया, तब भी काफ़ी वायलेंस हुआ, बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में शरण ली। और तालिबान जब सत्ता में आया 2021 में, तालिबान से बचने के लिए भी बहुत से लोगों ने सोचा कि एक बार पाकिस्तान में आ जाते हैं, बाद में शायद यूएस का वीज़ा लग जाएगा। तो बहुत से लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ गए। जो लोग देखो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आए रिफ्यूजी बन के, इनमें से काफ़ी तो ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर रिफ्यूजी स्टेटस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अफगानी हैं पाकिस्तान में जो रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं काफ़ी सालों से, 30-30 सालों से, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अब इन अनडॉक्यूमेंटेड अफगानी रिफ्यूजीज को वापस अफगानिस्तान में डिपोर्ट करना चाहता है। पाकिस्तान की सरकार ने ना 31 अक्टूबर तक का टाइम दिया था इन अनडॉक्यूमेंटेड अफगान रिफ्यूजीज को कि या तो आप अपने आप से चले जाइए, अदरवाइज हम आपको डिपोर्ट कर देंगे या फिर डिटेंशन सेंटर में ले जाएंगे। ये कुछ डेटा भी है यहाँ पे। पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री कहती है 17 लाख अफगान रिफ्यूजीज ऐसे थे जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान में रह रहे थे, जिनके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अब इनको हम वापस डिपोर्ट कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तान की सरकार ये कहती है हम तो किसी भी देश के रिफ्यूजी हों जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं उनको डिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है मैक्सिमम क्या लगभग सारे ही अफगान ही हैं, और कोई देश से कौन ही जाएगा पाकिस्तान में रिफ्यूजी बन के। पाकिस्तान की सरकार ना काफ़ी सारे रीजंस भी दे रही है इनको डिपोर्ट करने के। पाकिस्तान की सरकार कहती है देखो पाकिस्तान में ना इस साल 24 सुसाइड अटैक हुए हैं, जिनमें से मैक्सिमम अफगान लोगों के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी रूपी का डिप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हैं, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब पाकिस्तान की सरकार का कहना है हमारे यहाँ पे इकोनॉमी पे बहुत बर्डन पड़ रहा है, और जो अफगान रिफ्यूजीज हैं यहाँ पे वो काफ़ी बार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं, टेरर अटैक्स करते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स करते हैं। तो सिक्योरिटी सिचुएशन भी खतरे में आ जाती है, इकोनॉमी पे भी बर्डन पड़ रहा है, इसलिए हम इनको डिपोर्ट कर रहे हैं। इसमें देखो बहुत सारे एंगल्स हैं। सबसे पहला एंगल ये है पाकिस्तान एक प्रकार से ना एस्केप रूट ढूंढ रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, दोनों के बीच में कसमकस चलती रहती है पावर कैप्चर करने के लिए। तो पाकिस्तान के लीडर्स का ध्यान है ही नहीं इकोनॉमी पे।
ये मेजर रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान में इतने जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस हैं। इसके लिए अफगान रिफ्यूजीज को दोष देना ठीक नहीं है। दूसरा, टाइमिंग तो बहुत ही गलत है अफगान रिफ्यूजीज को डिपोर्ट करने के लिए। देखो, सर्दियां आने वाली हैं। अब तालिबान बोल तो रहे हैं कि हम इन रिफ्यूजीज के लिए बॉर्डर के नजदीक कैंप इस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान की सिचुएशन किसी से छुपी नहीं है। वहां पे तो जबरदस्त फूड इनसिक्योरिटी है, इकोनॉमी की हालत अफगानिस्तान की और भी ज्यादा बुरी है, पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरी है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है अफगानिस्तान में। इसके अलावा बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो तालिबान से बच के भाग के गए थे। अब वापस उनको अफगानिस्तान में भेजना, ये तो उनकी सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाली बात है। समझ गए? अब देखो एक और चीज, वैसे पाकिस्तान की अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती ना तो शायद ये स्टेप ले पाना मुश्किल होता, इतना बड़ा स्टेप। अभी पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है ना, वो केयर टेकर गवर्नमेंट है। मतलब इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं, मीनवाइल निष्पक्ष चुनाव करने के लिए कुछ ही महीनों के लिए ये केयर टेकर गवर्नमेंट काम कर रही है। इसी वजह से ये इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन पाकिस्तान की सरकार ले पा रही है, क्योंकि अदरवाइज तो होता यह है, जो चुनी हुई सरकार होती है ना, वो अपना वोट बैंक भी देखती है, क्रिटिसिज्म भी देखती है, सब कुछ देखती है। लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनको रहना नहीं है ज्यादा समय तक, 2-3 महीनों के लिए रहना है, बाद में चले जाएंगे। तो इनको पॉलिटिकल कीमत भी नहीं चुकानी पड़ेगी इतने बड़े फैसले के लिए। बट देखो, क्रिटिसिज्म हो रहा है यूएन से, वेस्टर्न कंट्रीज से काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है पाकिस्तान का कि आप इतने ज्यादा रिफ्यूजीज को एकदम से भेज रहे हो, ये जबरदस्त ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी आ जाएगी। और अभी देखा गया है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान जो बॉर्डर है, वहां पे ट्रक्स की लंबी लाइन लगी हुई है। बहुत सारे लोग तो भेज भी दिए गए हैं। अफगान रिफ्यूजीज के जो घर हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं पाकिस्तान की सरकार के द्वारा कि इनको मजबूरी में जाना ही पड़े, अगर घर बार तबाह हो जाएगा तो फिर वो चले जाएंगे। इस उद्देश्य के साथ अफगान रिफ्यूजीज के जो घर हैं वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं बुलडोजर वगैरह की सहायता से। इसके बाद राइटर एक बात ये बोलते हैं, देखो जब यूएसए की फोर्सेस एक्टिव थी ना अफगानिस्तान में, तब इनडायरेक्टली पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा था। और 2021 में जब तालिबान सत्ता में आया ना, तो पाकिस्तान के जनरल्स ने इसे अपनी जीत माना, अपनी विक्ट्री माना। बट ये जो सेंस ऑफ विक्ट्री था ना, कुछ ही समय के लिए रहा। बाद में तो तालिबान और पाकिस्तान की सरकार के बीच भी अनबन की खबरें आने लगी। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पर क्लैशेस होते रहते हैं। पाकिस्तान जो ये समझता था कि तालिबान तो हमारी मुट्ठी में रहेगा, कठपुतली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो तालिबान और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते खराब हैं। एक तरफ पाकिस्तान में तहरीक तालिबान यानी आतंकी जो संगठन है, उसकी वजह से आतंकवाद काफी बढ़ गया है। तो ना पाकिस्तान एक प्रकार से ना अफगान रिफ्यूजीज को बलि का बकरा बना रहा है। अगर रिसेंट में आए रिफ्यूजी होते तो भी अलग बात होती। पिछले 30 सालों से बहुत सारे अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों पर विचार किया जा सकता था। डिपोर्ट ही करना था तो धीरे धीरे करके किया जाता, सर्दियों में ना किया जाता, तालिबान के साथ बातचीत करके किया जाता। मतलब कम से कम डिपोर्ट करना था तो आप ठीक ढंग से डिपोर्ट करते। ये पॉइंट राइटर के द्वारा दिया जाता है। अब देखो, इसमें एक एथिक्स का एंगल भी आता है, नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस ह्यूमैनिटी। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट ये बोलता है चूंकि हमारी इकोनॉमी पे बर्डन पड़ रहा है तो इनको वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाए। लेकिन ह्यूमैनिटी में वो सारे एंगल आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया कि कई तो 30 सालों से रह रहे हैं, तालिबान से बच के आए हैं, उनको वापस तालिबान के पास भेजना, यहां पे उनका रोजगार है, वहां पे जाके वो काम नहीं कर पाएंगे। तो दोनों के बीच में एक डायलेमा रहता है। बट देखो, अब किसी देश की अप्रोच पे डिपेंड करता है, सरकार की सोच कैसे है उस पे डिपेंड करता है। आमतौर पे विभिन्न देश तो आईआर में अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट ही सर्व करते हैं। इवन वेस्टर्न कंट्रीज भी बेशक ह्यूमन राइट्स की बात करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पता है जब मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से रिफ्यूजीज जाते हैं तो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज मना कर देते हैं, अपने बॉर्डर क्लोज कर देते हैं। हालांकि डिपेंड भी करता है कि उन देशों में सरकार किसकी है। कंजर्वेटिव पार्टी है तो वो बिल्कुल ही रिफ्यूजीज को आने से मना कर देते हैं, इलीगल रिफ्यूजीज को खास करके।
डेमोक्रेटिक पार्टी है, जैसे बाइडन है, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, वो थोड़े से लिबरल रहते हैं रिफ्यूजीज के इशू पर। तो ये डायलेमा है, इस पर एथिक्स में क्वेश्चन भी यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। आप बताइए आपकी क्या राय है, ह्यूमैनिटी वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट, किसको आप तवज्जो दोगे और क्यों, सब्सटेंशिएट करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रकार से मदद कर रहे हैं, एक उम्मीद की किरण है, इस इशू से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्यों आया है ये आर्टिकल? 3 नवंबर को देखो बायोस्फीयर रिजर्व डे है, ये देखो वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे, तो उसी मौके पे ये आर्टिकल आया है। यूनेस्को के अनुसार आज के समय में 134 देशों में 748 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इनमें से 22 तो ट्रांस बाउंड्री साइट्स हैं, मतलब एक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 2 या 2 से अधिक देशों में फैला हुआ है। होता क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व में विभिन्न जोन्स में डिवाइड होता है बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया में अभी 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। हर एक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो इस प्रकार से जोन्स में डिवाइड होते हैं। सबसे बीच का जो जोन होता है वो होता है कोर एरिया। कोर एरिया जो होता है ये पूरी तरह से डेडिकेटेड होता है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सोइल्स, वाटर, मतलब यहाँ पे एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड होती हैं, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स आराम से रह सकें, उसके लिए ये एरिया होता है कोर एरिया। उसके बाद ये जो एरिया है डार्क ग्रीन वाला, ये है बफर एरिया। बफर एरिया में क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स हैं और नेचर्स हैं, ह्यूमन बींग और नेचर आपस में को एग्जिस्ट करती हैं। होता क्या है इस एरिया में, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे साइंटिस्ट ने नेचर को स्टडी कर लिया, अब मान लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व कोस्ट पे आता है तो लिमिटेड फिशिंग एक्टिविटीज़ होंगी, मतलब रेगुलेटेड फिशिंग एक्टिविटीज़ होंगी, ऐसी चीज़ें, ये सब होता है बफर जोन में जहां नेचर और ह्यूमन बींग्स को एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद है ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन एरिया में ये होता है बायोस्फीयर रिजर्व में कि ह्यूमन बींग्स अपना काम तो करते हैं, जैसे खेती होती है, लेकिन सस्टेनेबल खेती जैसे नेचुरल फार्मिंग होगी, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का। बायोस्फीयर रिजर्व देखो ज़बरदस्त एग्जाम्पल है किस प्रकार से नेचर रिजिलियंट है बढ़ते डिस्ट्रक्शन के बीच। देखो वर्ल्ड में जो 748 बायोस्फीयर रिजर्व है ना, अलग अलग टाइप के हैं, कुछ डेजर्ट में भी हैं, कुछ कोस्ट में भी हैं, कुछ डेंस फॉरेस्ट हैं, हर टाइप के बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ना, बहुत सारे कार्बन को स्टोर किए हुए हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज से निपटने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट किए गए हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूं। अब यहां पे ना सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में जो लोकल कम्युनिटीज है ना, वो मिलकर काम कर रही हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग वुमेन, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के नेचर को कंजर्व करने का काम कर रही हैं, और जो यूथ हैं वो इको टूरिज्म एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। तो समझ गए, मतलब ये बायोस्फीयर रिजर्व में ना नेचर को प्रोटेक्ट करने में लोकल कम्युनिटीज भी अपना रोल प्ले कर रही हैं। जैसे एक और अच्छा एग्जाम्पल है, इसे यूनेस्को मिचेल बेटिसे अवार्ड भी मिला है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट के द्वारा ना वहां पर प्लास्टिक चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं। ये एग्जाम्पल आप आंसर राइटिंग में दे सकते हो। जैसे आप गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में घूमने जाओगे ना वहां पे, तो वहां पे एक जगह रुकवा के चेकिंग होगी प्रॉपर, क्या आप कोई प्लास्टिक कैरी कर रहे हो। अगर आपके पास इस प्रकार की प्लास्टिक बोटल्स हैं तो वो ले ली जाएंगी, और फिर इसके बाद में उन बोटल्स की सहायता से, मतलब उन बोटल्स का इस्तेमाल किया जाएगा रोड बनाने में। तो आगे प्लास्टिक की बोतल्स जाएंगी ही नहीं बायोस्फीयर रिजर्व में। इस प्रकार के चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं, प्लास्टिक चेक पॉइंट्स। लास्ट में राइटर बोलते हैं, लेकिन देखो बायोस्फीयर रिजर्व भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काटा जा रहा है, इन्वेसिव स्पीसीज इंट्रोड्यूस की जा रही हैं कई बायोस्फीयर रिजर्व में, इससे लोकल स्पीसीज को खतरा हो रहा है। नेक्स्ट है लैंड यूज चेंज, जैसे फॉरेस्ट एरिया को डाइवर्ट कर दिया जाता है माइनिंग के लिए, एक्सप्लोटेशन के लिए। तो ये सब चैलेंजेस हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के लिए। कुल मिला के देखो, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना,
नेचर और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, क्या यूएन सिर्फ एक कागज़ का शेर बन के रह गई है, सिर्फ एक बातचीत की दुकान, युद्ध खत्म करवाने में सक्षम नहीं है यूएन? इस इशू से संबंधित है। देखो आर्टिकल ना एक इंटरव्यू की फॉर्म में है। वैसे तो ये इशू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दोनों राइटर्स, दोनों डिप्लोमेट्स, मतलब फॉर्मर डिप्लोमेट्स राकेश सूद और विवेक काटजू इस बात को मानते हैं कि देखो जब भी कोई युद्ध होता है तो ये बात चल पड़ती है कि यूएन युद्ध को नहीं खत्म करवा पा रही है, लेकिन ये तो काफी समय से चला आ रहा है। इवन जब 1990-91 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था ना, उसके बाद यूएसए एकमात्र सुपर पावर बन के इमर्ज हुआ, क्योंकि यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो उस समय भी यूएस ने अपनी मनमानी की थी यूएन में, लेकिन बाद में समय चेंज हुआ। 2008 के आसपास चाइना बहुत तेजी से बड़ी शक्ति इमर्ज होकर आया। रशिया अपनी खोई ग्लोरी को वापस हासिल करने के लिए प्रयास करने लगा। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। उसके बाद तो वर्ल्ड ना एकदम से मल्टीपोलर बन गया। अब ना यूएन जो बॉडी बनी थी ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी। उस समय जो जीती हुई पावर्स थी उन्होंने इस बॉडी को बनाया था, लेकिन आज हालात पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, इसलिए ये बॉडी जो ना कम रेलेवेंट है आज के समय के हिसाब से। जिस हिसाब से वर्ल्ड है ना आज के समय में, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, तो कोई मल्टीलेटरल बॉडी होनी चाहिए युद्ध को सुलझाने के लिए। बट ये जो बॉडी है डिवाइडेड है पूरी तरह से। सिक्योरिटी काउंसिल है, एक तरफ रशिया चाइना, दूसरी तरफ यूएस, फ्रांस और यूके। ये हमेशा ही दो ग्रुप्स में बॉडी बटी रहती है, इसलिए कोई फैसला ही नहीं लिया जाता। बात सिर्फ इस युद्ध की नहीं है, आप कितनी एग्जाम्पल देख लीजिए। इराक में यूएस ने इंटरवेंशन किया था 2003 में, क्या यूएन से रेजोल्यूशन पास हुआ था? नहीं। लीबिया में इंटरवेंशन किया यूएसए और अलाइ कंट्रीज ने, क्या यूएन ने सैंक्शन किया था? आंसर है नहीं। यूक्रेन रशिया वार देख लीजिए, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, क्या यूएन ने सैंक्शन किया था इसे? आंसर है नहीं। तो मतलब यूएन सिर्फ एक बाय स्टैंडर बन के रह गया है, खड़ा खड़ा देखते रहता है कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। हाँ, दूसरा जो काम है यूएन का, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करना, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब चीजों पे ध्यान देना, वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान देना। थोड़ा बहुत काम इस फ्रंट पे यूएन ने ठीक ठाक किया है, लेकिन युद्ध को प्रिवेंट करने में तो यूएन पूरी तरह से असक्षम साबित हुआ है। अब एक क्वेश्चन और भी आता है, क्या इंडिया अपनी मीडिएशन पावर का इस्तेमाल कर सकता है इजराइल और हमास के बीच में युद्ध को रुकवाने के लिए? देखो डिग्निफाइड वे में ना दोनों फॉर्मर डिप्लोमेट्स यही बोलते हैं कि देखो इंडिया की लिमिटेशंस हैं। मीडिएशन भी उसी की चलती है जिसकी ना लिवरेज होती है बहुत ज्यादा। जैसे यूएसए के स्टेक्स हैं, यूएसए इतनी इतनी मदद दे रहा है दोनों को, इजराइल को भी और पैलेस्टीनियन को भी, गाजा पट्टी को भी, तो यूएसए की बात सुनते हैं। इंडिया की बात ना अभी उतनी स्ट्रॉन्ग ढंग से नहीं सुनी जाती, क्योंकि इंडिया की लिवरेज नहीं है। इंडिया के पैसे लगे होते, इंडिया के पास कोई कार्ड होता खेलने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, तो इंडिया ज्यादा बेहतर ढंग से मीडिएशन करवा पाता। समझ गए? इसलिए राइटर्स यही बोलते हैं डिग्निफाइड वे में कि देखो इंडिया की ना डिप्लोमेटिक लिमिटेशंस हैं। इन तो देखो यूएन से संबंधित यही पॉइंट्स हैं। फिर इजराइल हमास वार के बारे में डिस्कशन की जाती है, वो तो हम ऑलरेडी इशू डिस्कस कर चुके हैं इजराइल और हमास के बीच का एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। मेंस के देखो दो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक तो यूएन से संबंधित और दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित। ये प्री का क्वेश्चन है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी साइट जो है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। बताइए कौन सी साइट नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए इनमें से कौन सी साइट जो है यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट नहीं है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत। इसका आंसर देखो सी है, 4 ओनली। ये सब पार्ट है, लक्षद्वीप आइलैंड पार्ट नहीं है यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसी लगी आपको डिस्कशन? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।